गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 3 जून 1857 कहाँ से? नीमच छावनी से। हमने ये भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के प्रथम क्रांतिकारी का दर्जा किसे दिया गया है? तो शहीद चैन सिंह को, कुंवर चैन सिंह को दिया हुआ है। कुंवर चैन सिंह को दिया हुआ है। हमने अम्बा पानी के 2 नरेशों की बात की थी। क्या नाम था? अम्बा पानी, गढ़ अम्बा पानी के राहतगढ़ के किले की दीवार पर लटका कर इन्हें फांसी दी गई। आपको पता है? आपको? हृदय सिंह, हाँ, फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद। क्यों पढ़ते हैं जब नहीं बनता तो? पीएससी पढ़ना कोई ऑक्सीजन की तरह थोड़ी है। यदि नहीं पढ़ा तो हमारी जान चल जाएगी। पढ़ाई कोई ऑक्सीजन नहीं है, पहले बता दिया। यदि होता है तो पढ़ो, नहीं होता है तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूर से जयराम जी की ले लो, काम धंधा करो तो काम में आएगा। इसके पीछे ज़्यादा समय खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। करना है तो पूरी तरीके से ईमानदारी से करो। पढ़ाई में एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ईमानदारी। और मन में थोड़ी सी भी खोट है तो पीएससी के आसपास भी नहीं फटक सकते हैं आप लोग, है ना। ईमानदारी बहुत जरूरी है। काम चलाओ पढ़ाई नहीं कर सकते कि जिस चीज़ को हम 4 दिन से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और वही चीज़ हम पूछते हैं तो मुंह में फेविकॉल दबा के बैठ जाते हैं एकदम। ये काम तो नहीं करना चाहिए। और बहुत कुछ पढ़ा हमने। नागपुर अधिवेशन के बारे में पढ़ा होगा हमने? नहीं, लाहौर अधिवेशन पढ़ा 1893 वाला। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसने मध्य प्रदेश से भाग लिया था इसमें? डॉक्टर हरि सिंह गौर। त्रिपुरी अधिवेशन 1900, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी मैंने कहा। 1939। कौन थे इसके अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। उसके प्रतिद्वंदी कौन थे? पट्टाभी सितारमैया। इसे त्रिपुरी संकट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो तो वार्षिक अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। बहुत बढ़िया। किसने की थी फिर अध्यक्षता इसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बाद में इसकी अध्यक्षता की गई थी। बहुत बढ़िया। गांधी युग 1915 से। किस तारीख को भारत आए थे? 9 जनवरी को। किस रूप में मनाया जाता है ये दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। तो उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में हमने खिलाफत आंदोलन के विषय में चर्चा की थी। कल खिलाफत आंदोलन 1919-20 में क्या थी इसकी कहानी? क्यों गांधी जी ने इसमें सहयोग किया था? तुर्की खिलाफत के पद को बचाने के लिए भारत से हिंदू मुस्लिम नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। ये आंदोलन क्यों चलाया था ये बताया आपने कि तुर्की के जो खलीफा थे, पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वो चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में यदि तुर्की की पराजय होती है तो उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। खलीफा को जो है अपमानजनक संधि करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। ये था इनका कहना।
लेकिन जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ उनके साथ में अपमानजनक संधि कराई गई। तो इसलिए पूरे विश्व में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। भारत में कौन कर रहा था इसका नेतृत्व खिलाफत आंदोलन? मोहम्मद अली और शौकत अली। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे? अली बंधु। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली। और मध्य प्रदेश में किसने नेतृत्व किया था इसका? हाँ, अब्दुल जब्बार, यही नाम लिखा है, अब्दुल जब्बार द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। गांधी जी ने क्यों सहयोग किया? हमने ये भी पढ़ा, क्योंकि वो इसे एक दैवीय स्थिति मानते थे कि ईश्वर ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को काबिज करने का, फिर से मौका दिया है। और इसलिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाने का निर्णय लिया गया और गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन हमने देखा कि 1924 ईस्वी में क्या हुआ, जो तुर्की के खलीफा थे, अंतिम खलीफा, नाम भी बताया था कल मैंने, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने क्या किया, वो खलीफा पद ही समाप्त कर दिया, खलीफा पद ही समाप्त कर दिया। तो ये खिलाफत आंदोलन पहले से ही कमजोर था और पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब जरूरत ही नहीं बची। अब गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ ही दूसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था और वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920। डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अभी तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो हमने कल एक घटना पढ़ी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। दो राष्ट्रवादी नेता कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू पंजाब कांग्रेस के सदस्य, पंजाब से, ठीक है। और इनकी गिरफ्तारी का विरोध प्रकट करने के लिए आम सभा का आयोजन, कहां पर? अमृतसर के एक छोटे से बाग में। और उस आम सभा पे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और वैसे ही घायल अवस्था में उनको छोड़कर वहां से चले गए थे। अब इसके लिए अंग्रेजों ने अलग कमेटी बनाई जांच करने के लिए। भारतीयों द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अलग कमेटी बनाई इसकी जांच करने के लिए कि इसका वास्तविक दोषी कौन है। और जो जनरल डायर थे उनको बरी किया गया। तो ये ढेर सारी घटनाएं घटी। तो इस घटना का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई, क्यों चलाया गया असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन चलाए जाने का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नरसंहार हुआ था उसका विरोध करना। दूसरा, तुर्की के साथ जो अन्याय हो रहा था, तुर्की के साथ में जो अन्याय हो रहा था उसका विरोध करना। वही खिलाफत आंदोलन को भी इसके साथ में जोड़ दिया। दो लोग हैं, अलग अलग रास्ते से चलेंगे, उससे अच्छा एक ही उद्देश्य बना लो और साथ में चलना शुरू कर दो, मतलब हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय। तो तुम्हारा खिलाफत आंदोलन का विरोध हो जाएगा और साथ में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी हो जाएगा। तो तुर्की पर जो अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहे थे, उसका विरोध प्रकट करना, ये भी एक उद्देश्य था। जो मनमाने तरीके से कर बढ़ा दिए थे सरकार ने, भू राजस्व में वृद्धि कर दी थी,
तो उस बढ़ी हुई भूराजस्व वृद्धि का विरोध करना। और इन सभी कारणों को लेकर 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा अपना राष्ट्रीय स्तर का पहला आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इससे पहले जैसे चंपारण है, खेड़ा है, ये सब चलाए गए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उन्होंने चलाया था, लेकिन ये क्षेत्रीय थे, उनका उद्देश्य उसी स्तर पर था। उन लोगों की समस्याएं थी, उनका निराकरण वही होना था। लेकिन ये जो आंदोलन था, इसका जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर का था, और इनके जो उद्देश्य थे वो राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। तो असहयोग आंदोलन कब? 1920। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज ने किया। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व, क्या नाम बताया मैंने? प्रभाकर डुंडीराज। प्रभाकर डुंडीराज, प्रभाकर डुंडीराज द्वारा किया गया। प्रभाकर डुंडीराज द्वारा किया गया। 20 मार्च 1921 को 20 मार्च 1921 को गांधी जी द्वारा जबलपुर का दौरा किया गया। कहाँ? जबलपुर का दौरा किया गया। 1922 में, अगली लाइन लिखेंगे, 1922 में सीहोर व झाबुआ में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। क्लियर है क्या? विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। 1921 में उमर खान वो मास्टर लालचंद सिंह, उमर खान वो मास्टर लालचंद सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम जाने पर विद्रोह किया, जिससे उन्हें गिरफ्तार कर 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। महाकौशल क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, ऑनलाइन वाले बताएंगे वर्तमान में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? महाकौशल क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताएं। ऑनलाइन वाले नहीं, आप जबलपुर क्षेत्र, ठीक है। तो जबलपुर से इसका नेतृत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी के द्वारा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हेमलता। टेस्ट में 2-3 बार दिया हुआ है ये, सरिता आपको भी पता हो सकता है। प्रिया,
द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र। बाद में माखनलाल चतुर्वेदी व सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा किया गया। जबलपुर जिले में इस आंदोलन के नेतृत्व में महाकौशल केसरी, महाकौशल केसरी गोविंद दास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3-4 नाम बता दिए हमने। महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये नाम याद रखना होता है। महाकौशल केसरी या महाकौशल केसरी पीठ, क्या नाम बताया मैंने? गोविंद दास, गोविंद दास। एक एक नाम हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है इसमें। तो असहयोग आंदोलन क्या मतलब होता है? असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन, ठीक। क्या होगा असहयोग आंदोलन? सहयोग नहीं करेंगे हम, सहयोग ही नहीं करते उस आंदोलन में। नहीं। देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो गिनती में बहुत ही कम थे, ठीक, और वो भारत में शासन कर रहे थे। तो किसकी मदद से कर रहे थे? सेना थी उनकी, लेकिन सिपाही कौन थे सेना में? भारतीय थे। कारखाने उनके थे, कारखानों में काम करने वाले मजदूर कौन थे? भारतीय थे। लगान निर्धारित अंग्रेज करते थे, लेकिन वसूल करने वाले लोग कौन थे? भारतीय थे। अदालतों में न्यायाधीश अंग्रेज थे, लेकिन नीचे वाले पूरा जो अमला था वो कौन, किसका था? भारतीयों का था। तो यदि निचले स्तर के लोग इनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो ये कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इस आंदोलन के माध्यम से बताना चाहते थे कि यदि हम सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजी प्रशासन जो है वो डावाडोल हो जाएगा, वो हमारी मांगे मानने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, घुटनों के बल उन्हें झुकना पड़ेगा। ये इस आंदोलन की ये भूमिका थी। ये सोच के साथ में आंदोलन चलाया गया था और हुआ भी यही जैसे हमने पढ़ा है, विदेशी वस्तुओं व कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार, कि वहां यहां से कच्चा माल लेके चल जाते थे, वो कपास लेके जाते थे। वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनें बड़ी बड़ी थी, तो वहां से वो कपड़ा बनाते थे और भारत में लाकर बेचते थे। भारत के इनके जैसे जो दस्तकार थे, कपड़ा बुनने वाले लोग थे, इनको एक तो कपास नहीं मिलता था, कच्चा माल ही नहीं मिलता था, और मिल भी जाए तो बहुत महंगा। अब वो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा और वहां से मशीन से आया हुआ कपड़ा, मशीन से आया हुआ कपड़ा कैसा चमचमाता है ना, और हाथ से बनाया हुआ खादी का कपड़ा अलग ही दिखता था। चूंकि इन्होंने कच्चा माल महंगा खरीदा था, इनके ऊपर टैक्स भी देना पड़ रहा था, तो ये दिखता बेकार था और कीमत इसकी ज्यादा होती थी। और ब्रिटेन से जो मशीन से बना हुआ कपड़ा आता था, अंग्रेज सरकार उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं लगा रही है, मशीन से बना हुआ तो दिखता अच्छा था और उसकी कीमत कम होती थी, तो कोई खरीदेगा क्या फिर भारतीय कपड़ा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि लोग बाग ये कसम खा लेंगे नहीं, सस्ता हो या महंगा हो अपने देश का ही पहनेंगे,
विदेशी वस्तुएं पहनेंगे ही नहीं, विदेशी कपड़ा पहनेंगे ही नहीं। तो ये वाली इसमें मांग की गई थी। अब जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, अदालतों का बहिष्कार कर दिया लोगों ने, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो क्या आप अनपढ़ रहे? स्वदेशी के बहिष्कार के साथ साथ एक और आंदोलन की कड़ी थी और वो था स्वदेशी। तो पूरा है इस आंदोलन की विशेषता में क्या है? स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार। भाई हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। जामिया मिलिया जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, इसमें भारतीय पद्धति पे आधारित स्कूलों की स्थापना की गई। तो गांधी जी का चरखा, उन्होंने बोला हर घर में चरखा होना चाहिए, हर घर में चरखा होना चाहिए। ये चरखा ही है जो आप लोगों को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति दिला सकता है, ये बोला। जो झंडा जो होता था इस आंदोलन का, जो झंडा होता था उसके ऊपर चरखा निशान बना होता था, न कि तिरंगा। उसपे अशोक चक्र नहीं होता था, क्या होता था? उसपे चरखा होता था। हम झंडे की पूरी कहानी पढ़ते हैं, एक वीडियो है हमारा, चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब शुरू हुआ था तब तो नहीं सोचा था कि ये जो हमारी शुरुआत है ये इतनी बड़ी शुरुआत हो सकती है, इतने लोगों का सहयोग इसमें मिल सकता है। गांधी जी तो एकला चलोरे की बात करते थे, लेकिन जब वो घर से निकले तो इतनी भीड़ उनके पीछे हो गई, इतनी भीड़ हो गई, इतने लोगों का समर्थन उनको मिला, बता नहीं सकते। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था, क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा। उनका जो ध्येय था वो क्या था? अहिंसा। कि हम वो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, गांधी जी उसका विरोध करते थे, बोलते थे कि हिंसा के बल पर हम देश को आजाद नहीं कर सकते, और यदि भूल से हमने ऐसी आजादी प्राप्त कर भी ली तो भी यह आजादी टिकाऊ नहीं होगी। जो हमें हिंसा के बल पर आजादी दिलाएगा वो तानाशाह बन सकते हैं, वो फिर हमें गुलाम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आजादी हिंसा के बल पर नहीं, किस बल पे चाहिए? अहिंसा के बल पर चाहिए। वो कहीं पर भी नहीं चाहते थे कि कहीं गोलाबारी हो, किसी की जान जाए, और बड़ा अच्छे से चल रहा था। लोगों को तो ये लगने लग गया था कि सफलता मिल गई है हमें, हम अब आजाद होने ही वाले हैं। जैसे ऐसा लगता है ना, वो 50 ओवर का मैच होता है, 48 ओवर हो जाए, 2 ओवर बचे हैं, 6 विकेट भी बचे हैं और 16 रन बनाना है। ऐसा लगता है अब तो मैच निकल गया, जीत गए। फिर पता चलता है 49 ओवर के 3 बॉल पे 3 विकेट गिर गए। अब 3 विकेट बचे हैं, रन 16 ही है, और बॉल कितनी बची है? 9। अब तो दिक्कत हो गई। तो ऐसी स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती ना एकदम। तो ऐसे ही लग रहा था 49-48 ओवर तक, तो ऐसा लग रहा था कि भारत को आजादी मिलना ही है। लेकिन एक घटना 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, और वो भी कहां पर? चौरी चौरा गांव। कौन सा जिला? गोरखपुर। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में एक हृदय विदारक घटना घट गई। क्या हुआ कि वो गलती उन व्यक्तियों की नहीं थी, गलती उन व्यक्तियों की नहीं थी। पूरी कहानी हम पढ़ेंगे जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन उग्र भीड़ ने क्या किया, अब किसी का जवान बेटे को पुलिस कस्टडी में मार दे तो वो परिवार कैसे चुप रह सकता है? रह सकता है क्या? नहीं। तो हुआ यही था। अब क्या हुआ, वो जो पुलिस वाले थे वो थाने में बैठे हुए थे, और उग्र भीड़ जो है वो गई वहां पे। अब पहले के पुलिस थाने भी
ऐसे तो नहीं होते थे पक्के एकदम, जैसे गांव में मकान होते हैं ना, ऐसे पुलिस थाने भी होते थे कच्चे पक्के, लकड़ी के, छत लकड़ी की है, ये वो होता था उसमें। अब वो जब भीड़ को देखा तो वो सब के सब उन्होंने सोचा चलते रहती है ऐसी भीड़, कौन सुने इनकी बातें। अब वो बात सुन लेते पुलिस वाले तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, बोल देते कि भाई तुम तो जांच कराओ, हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा कुछ भी बोल सकते, लेकिन नहीं, हमें नहीं सुनना इनकी बातें। और उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया और अंदर जाके बैठ गए। जब बात नहीं सुनी गई तो उनका गुस्सा जो है, आक्रोश जो है उस भीड़ में बढ़ता चला गया और उन्होंने उस पुलिस थाने को आग लगा दी। कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी जलकर उसमें खाक हो गए, सबको जिंदा जला दिया गया। जब ये घटना की खबर गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने दैवीय चेतावनी के रूप में लिया, बोले नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। हमने गलत तरीके से ये प्राप्त कर रहे हैं, डर के माध्यम से अंग्रेजों को झुकाना चाह रहे हैं, तो वो तो कभी बदला ले सकते हैं हमसे। वे हमें प्रेम से, उनसे अहिंसा के बल पर उनको यकीन दिलाना है कि भाई हमारे बगैर तुम कुछ नहीं हो और तुम अपने देश अब चले जाओ। हमने तुम्हारा सहयोग किया तो आपने यहाँ पे इतने वर्षों तक शासन किया, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। वो ये बोलना चाहते थे, लेकिन हिंसा तो नहीं करना चाहते थे। सभी राष्ट्रवादी नेता जो थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। और युवा ब्रिगेड थी, युवा ब्रिगेड थी। इन्होंने मना किया था कि महात्मा जी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उनको महात्मा बोला था, बापू बोला था, है ना, बापू बोला था, बोला बापू जी आप ये क्या कर रहे हो, अभी स्वतंत्रता मिलने वाली है, इस आंदोलन को चलने दो, अभी कुछ दिन तक चलने दो। लेकिन उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी और आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया और ये आंदोलन अपने आप ही पे, गांधी जी जैसे ही आंदोलन से अलग हुए, घोषणा कर दी कि अब मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा, यह आंदोलन यहीं तक रहेगा, और वो चरखे के साथ में साधना अलग से करने लग गए और ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्लियर है? असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब चलाया गया? 1920 में। उद्देश्य क्या थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना, तुर्की के साथ हो रहे अन्य अत्याचारों का विरोध करना, भू राजस्व में जो वृद्धि की जा रही है उसका विरोध करना, एक और छूट गया था, सैन्य खर्चों में कमी करना, सैन्य खर्चों में कमी करना। इन उद्देश्यों के साथ में ये आंदोलन शुरू किया गया था। 2-3 बातें और लिखवाऊंगा मैं इसमें। जैसे हमने लिख लिया कि महात्मा गांधी जी ने दौरा कब और कहाँ किया था, तो 20 मार्च 1921 को, कहाँ पर? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इसका नेतृत्व किसने किया? प्रभाकर ढुंडीराज द्वारा किया गया था। 1921 में किन लोगों को गिरफ्तार किया गया था? उमर खान और मास्टर लालचंद सिंह को। उमर खान और मास्टर लालचंद सिंह को गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा? 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। महाकौशल क्षेत्र में पढ़ा अपन ने, किस किस ने नेतृत्व किया इसका? द्वारका प्रसाद मिश्र, मक्कालाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और एक विंध्य केसरी गोविंद सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। अब हम एक एक 2-2 नाम और क्षेत्र से पढ़ेंगे। जैसे भोपाल में असहयोग आंदोलन, भोपाल में असहयोग आंदोलन लिखते चलेंगे इसमें। भोपाल की जनता ने असहयोग कार्यक्रम में खुलकर सहयोग किया।
हकीम श्री फैयज हुसैन, सैयद हामिद रिजवी, श्री शंभू दयाल खुमान। श्री शंभू दयाल खुमान का नाम विशेष उल्लेखनीय है। एक नाम महिलाओं में आता है बाई अम्मान, भोपाल से। भोपाल, नाम क्या बताया? बाई अम्मान। ये ऐसे नाम होते हैं जो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये काय से जुड़ा हुआ शब्द है? ये असहयोग आंदोलन। कहां से? भोपाल से। तो ये जो बाई अम्मान, इसका कार्य क्या हुआ करता था? इसका कार्य होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए जागृत करना, प्रेरित करना। सीहोर से स्वामी आत्मानंद और स्वामी रामानंद, स्वामी आत्मानंद और स्वामी रामानंद। इसी प्रकार बघेलखंड में देखिए, बघेलखंड में अलग अलग हेडिंग डाल के लिखना। बघेलखंड में रीवा के लाला यादवेंद्र सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, राजभवन सिंह, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। 4 नाम बताए इसमें। रीवा से मतलब बघेलखंड से कौन से? लाला यादवेंद्र सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, राजभवन सिंह और शंभुनाथ शुक्ल। ये क्या करते थे? अलग अलग स्तर पर अखिल कांग्रेस कमेटी बनाते थे। किसी को अध्यक्ष बना देंगे, किसी को कोषाध्यक्ष बना देंगे, किसी को सचिव बना देंगे। वैसे मुखिया उनको निर्धारित कर देते। एक नाम है महाराजा गुलाब सिंह। इसी समय महाराजा गुलाब सिंह, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। असहयोग आंदोलन के समय बघेलखंड या रीवा रियासत के महाराज कौन थे? गुलाब सिंह थे। इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, महिला आश्रम खोले, अछूतों की पढ़ाई की व्यवस्था की, प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला। प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला। प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला। देखो, भारत के संदर्भ में असहयोग आंदोलन पढ़ना बड़ा सरल है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में असहयोग आंदोलन पढ़ना उतना ही कठिन है। वो नाम, क्योंकि जब हम शुरू से पढ़ते हैं तब से भारत का इतिहास पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास किसी क्लास में हमें पढ़ने को
नहीं मिलता, सीधा पीएससी में ही देखने को मिलता है। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, ये नाम हमने सुने नहीं। तो कौन थे असहयोग आंदोलन के समय बघेलखंड या रीवा रियासत के राजा कौन थे? गुलाब सिंह। उन्होंने डायरेक्ट असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया क्योंकि राजा थे। यदि डायरेक्ट भाग ले लेते तो ब्रिटिश सरकार उनको अपदस्थ कर सकती थी। तो इसलिए उन्होंने समाज सुधार के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया। क्लियर एकदम भाई? गुलाब सिंह। अब हम बुंदेलखंड की बात करें। बुंदेलखंड बुंदेलखंड में इस आंदोलन की शुरुआत रतौना सत्याग्रह के साथ हुई। रतौना सत्याग्रह के साथ हुई। सागर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 27 नवंबर 1921 को, और इसकी अध्यक्षता की राघवेंद्र राव, अध्यक्षता राघवेंद्र राव। सब जगह पढ़ लिया हमने जो महत्वपूर्ण रियासतें उस समय कौन कौन सी। महाकौशल पढ़ लिया अपने, जबलपुर क्षेत्र, भोपाल रियासत भी पढ़ लिया, बघेलखंड भी पढ़ लिया और बुंदेलखंड भी पढ़ लिया। आंदोलन कब समाप्त हुआ था? कौन सी घटना से? चौरा चौरी की घटना से। कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922। कहां पर? गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक गांव में। कितने सिपाही? 22 पुलिसकर्मी जो है वो जलकर खाक हो गए थे। अब हम बात करें तो सीधा इसके बाद में गांधी जी का दूसरा आंदोलन, जो बड़ा आंदोलन है, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब देखो 1922 में जो है गांधी जी अलग हो गए, इस राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ी सी दूरी बना ली उन्होंने। ठीक, अब केंद्रीय स्तर पर उतना बड़ा कोई नेतृत्व था नहीं, तो छोटे छोटे आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर चलने लगे। जैसे झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर। अभी पढ़ेंगे हम इसके विषय में। झंडा सत्याग्रह 1923। उसी समय में क्या हुआ? कांग्रेस से एक अलग पार्टी बन गई, स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। तो ये छोटी मोटी घटनाएं बीच में घटते चली गई, लेकिन फिर गांधी जी जो है वो फिर मुख्य धारा में आए और 1930 ईस्वी में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला क्या था? पहला आंदोलन असहयोग, मतलब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। दूसरे में क्या बोला? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनम्रता पूर्वक हम सरकारी कानूनों का उल्लंघन करेंगे, कानूनों को तोड़ेंगे। अब कानूनों को तोड़ेंगे, लेकिन कैसे? वो भी विनम्रता पूर्वक। अहिंसा उसमें भी है, हिंसा अभी भी शामिल उसमें नहीं है, अहिंसा के पुजारी। तो हम पहले झंडा सत्याग्रह को पढ़ लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है हमेशा, झंडा
ग्रह 1923। ऑनलाइन में से कोई भी बता दे ये सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह क्या होता है। मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी द्वारा किन किन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया था। तो लोग बात लिख लेते हैं, लाठी, बम, तलवार, त्रिशूल, भाला, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया था। ऑनलाइन वाले बताएंगे, ऑनलाइन वाले बताएंगे कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया था। हाँ सबसे पहले तो अहिंसा हाँ, और ये जो सत्याग्रह। अहिंसा, सत्याग्रह और जो नारे थे उसका हाँ योगी थी। अंतिम उपाय कौन सा था। करो नहीं तो मैच अंतिम अस्त्र शस्त्र था उनका उपवास। उपवास बहुत बढ़िया, सही बोला, उपवास है ना। सत्य, सत्य सबसे शुरुआती अस्त्र उनका, सत्य। शुरुआत सत्य से होना चाहिए, यही तो बोला था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये गांधी जी ने बोला है कि कुछ समय के लिए परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य को उन्होंने ईश्वर माना है, सत्य को उन्होंने ईश्वर माना है और ईश्वर को ही सत्य माना है। यही सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह शाब्दिक अर्थ क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना। मतलब सत्य के लिए किसी को झुकाना नहीं है, तलवार के बल पर धमकी देके किसी को झुकाना नहीं है। अपने निवेदन के माध्यम से अपने सत्य को उजागर करना है, अपनी सत्यता को भी प्रेम से बताना है लोगों को कि ये हकीकत है, ये सच्चाई। तो सत्याग्रह, और कौन सा, झंडा सत्याग्रह 1923। तो कहां हुआ ये, जबलपुर। जबलपुर 8 मार्च 1923। 8 मार्च 1923। टाउन हॉल, टाउन हॉल 8 मार्च 1923। टाउन हॉल, टाउन हॉल की बात कर रहे हैं, लिखेंगे जबलपुर नगर पालिका भवन, टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इस घटना से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने न केवल तिरंगे को उतारा बल्कि पैरों तले कुचला गया, पैरों तले कुचला गया। इसके परिणाम स्वरूप झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथुराम मोदी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा हुई।
कौन थे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। झंडा सत्याग्रह के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। हकीम अजमल खान थे। अब हम इसका थोड़ा सा सिनेरियो पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन पढ़ा है आप लोगों ने? लाहौर अधिवेशन कभी सुना होगा? लाहौर अधिवेशन क्या है? लाहौर अधिवेशन सर ये 1893 में हुआ था। हाँ जी। और अध्यक्षता हरिवंश साहब किसने की थी? उन्होंने भाग लिया था, है ना? हरि सिंह गौर ने। अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई 1893 में। लेकिन हम तो पार हो गए उससे। हम तो 1923 से आगे बढ़ गए ना। हम 1923 से आगे बढ़ गए हैं। तो हम लाहौर अधिवेशन 1929 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 1929। दिसंबर 1920 नहीं। अक्सर जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे भाषण दिया जाता है ना, तो इसी लाहौर अधिवेशन की बात करते, इसी लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। और किसने की थी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? मध्य रात्रि। किस नदी के तट पर? लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी। रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि 29-30 दिसंबर की मध्य रात्रि को एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या बोला था? क्या बोला था इन्होंने? हर भारतीय अपने आप को स्वाधीन समझे। हर भारतीय अपने आप को स्वाधीन समझे, ये उन्होंने बोला था। आज से हम स्वाधीन हैं। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या बोला इन्होंने? पूरे चलने वाले पेन उधर, नए वाले पेन किधर चले? दिख नहीं रहे इधर। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मनाया जाएगा। और एक लक्ष्य रखा उन्होंने, कौन सा? पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य। एक लक्ष्य तय किया इन्होंने, कौन सा? पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया था? किस अधिवेशन में रखा गया था? तो किस अधिवेशन में रखा गया है? लाहौर अधिवेशन 1929। किसने की थी अध्यक्षता इसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किस नदी के तट पर हुआ था ये? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। क्या लक्ष्य रखा गया? पूर्ण स्वाधीनता का। और स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो क्या सिर्फ सोचने से काम चल जाएगा?
नहीं। अंग्रेज इतनी जल्दी हमें स्वाधीनता दे देंगे? नहीं। तो हम अंग्रेजों से मांग करेंगे, और फिर भी यदि अंग्रेज हमें स्वाधीन नहीं करते हैं तो फिर एक विशाल जन आंदोलन चलाया जाएगा। ये अल्टीमेटम था एक तरीके का अंग्रेजों के सामने कि हम 26 जनवरी तक हमें स्वाधीनता चाहिए। 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी को यदि हमें स्वाधीनता नहीं मिलती है तो हम एक विशाल जन आंदोलन चलाएंगे, जैसा असहयोग आंदोलन चलाया था। एक तरीके का ये अल्टीमेटम था। किसको? ब्रिटिश सरकार के लिए। अब उस समय वायसराय कौन थे भारत के? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारत के वायसराय थे उस समय, वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है वो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। जब गांधी जी तक ये बात पहुंची तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमें स्वाधीनता तो चाहिए, लेकिन हम अंग्रेजों को एक मौका देते हैं। भाई हमने तो उनसे पूछा भी नहीं कि भाई आप हमें स्वाधीनता दोगे या नहीं दोगे, और हमने शर्तें रख दी। अब वहां तक उन तक खबर पहुंची नहीं पहुंची, उनको पता है नहीं पता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम लॉर्ड इरविन से बात करेंगे, और अपनी 11 सूत्री मांगी। हम पढ़ेंगे 11 मांगे कौन कौन सी थी, अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने रखी, और क्या बोला? ये मांगे यदि आप हमारी मान लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। बस आप ये मांग, और उसमें कुछ नहीं, ऐसी मांगे कि सैन्य खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व में कमी की जाए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, भारतीयों का प्रमोशन किया जाए, जो विदेशी कपड़े हैं उसकी कुछ लिमिट तय की जाए, टैक्स वगैरह लगाया जाए। ये सारी कुछ मांगे उसमें थी, 11 सूत्री मांगे। और कौन सी? गांधी जी की एक पत्रिका थी, कौन सी? इंडियन टाइम्स, मुझे याद नहीं आ रहा, बताएंगे जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गांधी जी की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में ये जो 11 सूत्री मांगे उन्होंने प्रकाशित की। ठीक। अब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वायसराय का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो फिर गांधी जी को लगा कि हो सकता है कि इन्होंने ये पत्रिका पढ़ी ना हो, वहां तक ये बात पहुंची ही ना हो। तो उन्होंने एक व्यक्तिगत पत्र लिखा और लॉर्ड इरविन को भेज दिया, लेकिन उन्होंने उस पत्र को पढ़ने से भी इनकार कर दिया। बड़ा अपमानित किया उस पत्र को पहले। तब फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है? दांडी मार्च। और इसी के साथ में क्या है फिर? दांडी मार्च। बड़ा क्वेश्चन है ये। दांडी मार्च या नमक कानून तोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह भी जिसे कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। तो गांधी जी ने क्या है, आंदोलन का नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सरकार क्या करती थी? नमक कानून बनाया था। नमक एक ऐसी वस्तु है जिसकी मात्रा निर्धारित है ना, खाने में ज्यादा भी नहीं होना और कम भी नहीं होना, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। तो बोला कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से हर व्यक्ति को जोड़ना है, वह पुलिस कानून नहीं, क्योंकि पुलिस कानून तो सिर्फ अपराधियों के ऊपर लागू होता है, सबके ऊपर नहीं। वन कानून नहीं, क्योंकि ये कुछ लोगों के ऊपर लागू होता है जो वन क्षेत्र में रहते हैं, सबके ऊपर नहीं। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो हर घर में है। यदि इस कानून को हम तोड़ते हैं तो अधिक से अधिक पब्लिक को हम इसमें जोड़ सकते हैं।
और इसी के साथ उन्होंने नमक कानून तोड़ने की घोषणा की। अब नमक बनता कहाँ है? समुद्र तट पर बनता है, समुद्र के खारे जल से नमक बनता है। तो अब हमारे यहाँ समुद्र कहाँ पड़ता है? नजदीक में, गुजरात में। गांधी जी गुजरात के ही रहने वाले थे, है ना, गुजरात के थे वो। तो उन्होंने कहाँ जाने का सोचा? दांडी। दांडी समुद्र तट पर एक स्थान। तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930। कितने अनुयायियों के साथ में? 78 अनुयायियों के साथ में पद यात्रा की थी उन्होंने, पैदल गए थे। और उनके साथ में लोग बाग जुड़ते चले गए और एक भीड़ उनके साथ में हो गई। जहां जहां जाते थे वो, तो वहां पर उनका स्वागत होता था। पब्लिक रास्ते पर उनका स्वागत करने के लिए आतुर थे। इतना मतलब एक लेजेंड की तरह व्यवहार उनके साथ में हो रहा था। और कब पहुंचे वो दांडी? 5 मार्च 1930 को वो दांडी पहुंचे और 6 मार्च 1930 को सुबह की पहली किरण के साथ में उन्होंने नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा। देखो पहुंचे कब? 5 मार्च। नमक कानून कब तोड़ा? 6 मार्च को। क्योंकि इस साल ऐसे ही क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दिया है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त ऑप्शन में दिया था, जबकि शुरुआत 8 अगस्त को हुई है और व्यवहारिक शुरुआत कब हुई थी इसकी? 9 अगस्त को। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। और फिर इसके साथ में जगह जगह पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़े गए। ये इसका सिनेरियो था और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें तो 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के पश्चात इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास, व द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ये मध्य प्रदेश में बड़ा विस्तृत रूप से चलाया गया था इसे। जैसे जो जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं 1930 में, जैसे घोड़ा डोंगरी में, या टूरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी जिले का जंगल सत्याग्रह, ये सब कैसे संबंधित है? नमक कानून से संबंधित, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है। भाई जो समुद्री किनारे वाले जो प्रदेश है वो नमक बनाकर नमक कानून तोड़े। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या है? जंगल, तो जंगल कानून तोड़े। तो इस तरीके से बस इसका उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सरकारी कानूनों की अवहेलना करना। तो इस तरीके से यह आंदोलन चलाया गया। कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन भी कंप्लीट करेंगे। तो कल हमें क्या? जंगल सत्याग्रह,
तूरिया जंगल सत्याग्रह, चरण पादुका गोलीकांड, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो ये सारी घटनाएं हम कल पढ़ेंगे। तो बने रहें सार्थक पहल के साथ में। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।